बांग्लादेश भारत की जीडीपी से अच्छा करने लगा है, ऐसा क्लेम सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये क्लेम किया जाता है आईएमएफ की एक रिपोर्ट को कोट करके। इसीलिए मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी और मैंने पाया कि ये क्लेम हाईली मिसलीडिंग है। एक दूसरा क्लेम इसके साथ किया जाता है कि कई सारे सोशल इंडिकेटर्स के कंपैरिजन में अगर भारत और बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश भारत से काफ़ी आगे निकल गया है पिछले 6 सालों में। ये क्लेम भी पूरी तरह से गलत है। इसीलिए इस वीडियो में इन दोनों क्लेम्स को देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, सोर्सेस पर जाकर एक्चुअल डेटा क्या कहता है। पहला क्लेम जो कि आईएमएफ की रिपोर्ट को कोट करके किया जाता है, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि अक्टूबर में पब्लिश हुई। यहाँ पर जिस जीडीपी की बात हो रही है वो है जीडीपी पर कैपिटा। इस पर आए उससे पहले समझते हैं दो और तरह की जीडीपी जिसके बेसिस पर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। पहली है नॉमिनल जीडीपी, जिसके बेसिस पर इंडिया को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी कहा जाता है। 2014 में इंडिया की रैंकिंग 10वीं थी और अभी इसी लिस्ट में बांग्लादेश की रैंकिंग 39th है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी की टर्म में इंडिया बांग्लादेश से काफ़ी आगे है। दूसरा है जीडीपी बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। इसके लिस्ट में इंडिया का नंबर 3rd है और ये 2011 से कंसिस्टेंटली इंडिया तीसरी पोजीशन पर बना हुआ है। इसी लिस्ट में बांग्लादेश 30वीं पोजीशन पर यानी 30th पोजीशन पर। तो यहाँ पर भी दिखता है कि बांग्लादेश से भारत काफ़ी आगे है। तो फिर ये कौन सी जीडीपी की बात हो रही है जहाँ पर बांग्लादेश सपोजिटली भारत को बीट कर रहा है? यह है जीडीपी पर कैपिटा और ये लिखा गया है आईएमएफ की रिपोर्ट में, जो कि इनका प्रेडिक्शन है कि मार्च 2021 में भारत की जीडीपी पर कैपिटा $1887 होगी और बांग्लादेश की $1888। अब ये जीडीपी पर कैपिटा का मतलब समझ लेते हैं। पर कैपिटा यानी कि हर एक इंसान की इंडिविजुअल कितनी जीडीपी होगी पूरे देश में। तो यानी कि पूरी जीडीपी को आप अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो ये नंबर निकल के आता है। अब इस नंबर का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर आप देखें तो 2013 में भारत की रैंकिंग पूरे विश्व में 147th थी। और ये रैंकिंग इतनी ख़राब क्यों दिखती है इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे? उसका रीज़न है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर भारत का बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन, और वो बांग्लादेश का नंबर काफ़ी कम है। इसीलिए भारत का इस लिस्ट में नीचे हमेशा नाम रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 6 सालों में ये ख़राब हुआ है। अगर आप कंपैरिजन करने बैठें तो 2014 में 147th पोजीशन से अभी 139th पोजीशन पर भारत आ गया, यानी भारत ने इम्प्रूव किया है। और अगर रियल नंबर के टर्म में देखें तो जीडीपी पर कैपिटा 2008 में $998 थी, 2013 में $1487 और अभी $1877, जो कि 2021 के लिए बताते हैं। मगर ऐसा नहीं है, बीच में 2017 के टाइम पर इसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ था। इंडिया 126 पोजीशन पर चला गया था और जीडीपी पर कैपिटा $2000 तक भी पहुंची है। मगर फिर अभी कोविड आ गया और इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ तो थोड़ा सा इसमें डिक्रीज हुआ है। मगर ये जीडीपी पर कैपिटा के कंपैरिजन को ही क्यों बांग्लादेश के साथ किया जा रहा है? क्योंकि बाकी दोनों जो जीडीपीज हैं वो इंडिया की बांग्लादेश से बहुत आगे हैं। तो जिस लिस्ट में भारत बहुत नीचे आता है उसको लेकर बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। एक और कंपैरिजन बताया जाता है कि बांग्लादेश इसी जीडीपी पर कैपिटा के टर्म में 30% ज़्यादा था भारत से 2016 में। मगर जैसा हमने देखा भारत ने लगातार ग्रोथ की है। 2008 से 14 के बीच में लगभग 20% की ग्रोथ थी और पिछले 6 सालों में ग्रोथ लगभग 30% की हुई है। यानी कि भारत ने अपनी ग्रोथ में कोई कमी नहीं करी जीडीपी पर कैपिटा के मामले में। बांग्लादेश हालांकि और अच्छे से ग्रो किया है, इस वजह से बांग्लादेश इस लिस्ट में थोड़ा ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो भारत इस लिस्ट में नीचे जाने के बजाय बांग्लादेश का इंप्रूवमेंट हुआ है। मगर जिस लिस्ट में भारत ऑलरेडी 130 कंट्रीज से नीचे हो उसमें बांग्लादेश के साथ स्पेसिफिक कंपैरिजन करने का क्या फ़ायदा? 130 कंट्रीज़ के साथ भी आप इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं। और इंडिया को कंपेयर करते समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इंडिया की पोजीशन इस लिस्ट में इसलिए ख़राब है, एक लंबे समय से ख़राब है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो ये है सेलेक्टिव जो कोट किया जाता है इस डेटा को। डेटा एक तरफ सेलेक्टिव तो है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सा और मिसलीडिंग है। अगर आप थोड़ी सी और डिटेल में जाएं, इसी जीडीपी पर कैपिटा को आप पढ़ने बैठे तो आपको पता चलेगा कि ये भी दो तरह से निकाला जाता है। एक होता है करंट एक्सचेंज वैल्यूज़ पर और एक होता है कांस्टेंट पीपीपी एक्सचेंज वैल्यूज़ पर। तो जो करंट एक्सचेंज वैल्यू है उसके बेसिस पर तो लगता है कि 2021 में बांग्लादेश भारत को सरपास कर सकता है। लेकिन जब आप कांस्टेंट एक्सचेंज वैल्यूज़ पर लेते हैं जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है, उसमें दिखाई देता है कि फिर भी बांग्लादेश और भारत के बीच में एक लंबा गैप रहने वाला है 2021 से लेकर 25 तक। ये भी आईएमएफ का ही एस्टिमेट है।
जो डेटा आपको नहीं बताया जा रहा। मैंने इस आईएमएफ की रिपोर्ट को और थोड़ा पढ़ना शुरू करा और कई सारे डेटा और मुझे मिले जो कि आपको नहीं बताए जा रहे। पहला डेटा पॉइंट, इसी आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 8.8% होने वाली है, जीडीपी ग्रोथ रेट, और ये ग्रोथ रेट पूरे विश्व में सबसे तेज होगी। उसका एक कारण आप ये भी मान सकते हैं कि 2020 में 10% का डिक्लाइन आएगा जीडीपी में, और उस वजह से वो ग्रोथ रेट जो 21 की होगी वो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फिर वो 20 से कंपेयर होगी। मगर जब 21 की ग्रोथ रेट विश्व में सबसे तेज होगी तो आप इसे एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमी का वी शेप में रिबाउंड हो रहा है। वी शेप का मतलब जब इकोनॉमी एकदम रॉक बॉटम पर पहुंच जाती है और फिर बहुत तेजी से आगे ग्रो करती है। वैसा कुछ भारत की इकोनॉमी के साथ हमें देखने को मिल सकता है अगर हम इसी आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें। दूसरा एक कंपैरिजन इसी आईएमएफ की रिपोर्ट से निकल कर आता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी 4.4% से ग्रो करेगी 2021 में। तीसरा एक कंपैरिजन हमें पता चलता है कि बांग्लादेश और भारत को अगर कंपेयर करें तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन भारत से 8 गुना कम है, और उसके बावजूद पर परचेजिंग पावर पैरिटी अगर आप निकालें पर कैपिटा यानी एक इंसान की भारत के अंदर, तो वो आती है $6,283 पर 2020 में, और बांग्लादेश की वो आती है $5,139 पर। यानी कि पॉपुलेशन 8 गुना कम होने के बावजूद भी पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी भारत की बांग्लादेश से ज़्यादा है। और ये सारे डेटा पॉइंट्स इन्हीं रिपोर्ट्स में मिलते हैं, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, मगर आपको सिर्फ एक सेलेक्टिव डेटा पॉइंट दिखाया जा रहा है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है। दूसरा आर्गुमेंट है कि कई सारे सोशल पैरामीटर्स में पिछले 6 सालों में भारत बांग्लादेश से पीछे हो गया है। ये आर्गुमेंट भी पूरी तरह से झूठ है, और इसके लिए मैं आपको डेटा दिखाता हूँ यूएन और वर्ल्ड बैंक जैसी वेबसाइट पर, जहाँ पर एक्चुअल में पब्लिश होता है। कई सारे पैरामीटर्स हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। पहला पैरामीटर है इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो कितने बच्चे जिंदा रहते हैं और कितने मर जाते हैं। इसके कंपैरिजन को अगर आप देखें तो भारत 1997 से पहले बांग्लादेश से आगे था, मगर उसके बाद कंसिस्टेंटली वो बांग्लादेश से पीछे रहा है। लेकिन अगर आप हाल के सालों को देखें तो ये गैप थोड़ा थोड़ा सा कम होता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरा पैरामीटर है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बांग्लादेश और भारत का फिर से कंपैरिजन करें और 1989 वो साल था जब तक भारत बांग्लादेश से आगे था, उसके बाद लगातार बांग्लादेश से भारत पीछे है। लेकिन हाँ, अभी हाल के सालों में ये गैप भी लगातार कम होता हुआ दिख रहा है। तीसरा पैरामीटर है कि पॉलिटिक्स में विमेन का इन्वॉल्वमेंट। कहते हैं कि बांग्लादेश इस लिस्ट में ऊपर चला गया है, मगर पॉलिटिक्स में विमेन का इन्वॉल्वमेंट कंट्री की इकोनॉमी को दिखाता हो या वहाँ पर इम्प्रूव्ड इकोनॉमी को बताता हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप यूएस को देखिए, इसी लिस्ट में यूएस का नंबर 75 है, तो क्या आप कहेंगे कि बांग्लादेश की कंडीशन यूएस से ज़्यादा अच्छी है? इसलिए इस कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं रहता। चौथा पैरामीटर है डिजिटल ट्रांजैक्शन रेट। कहते हैं कि बांग्लादेश में इस रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन जहां आप इंडिया को देखने चलेंगे, जब यूपीआई लॉन्च हुआ 2016 में और उसके बाद लगातार जिस तरह से ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, इंडिया ने यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज़ की भी डिजिटल ट्रांजैक्शन की ग्रोथ को पीछे छोड़ दिया है। तो बांग्लादेश ऑब्वियसली इस लिस्ट में कहीं पर भी नज़र नहीं आता इंडिया के सामने। अगला पैरामीटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पर सिर्फ ये कहा जाता है कि बांग्लादेश ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है, ये नहीं बताया जाता कि इंडिया बांग्लादेश से आगे है, और कंसिस्टेंटली पिछले 30 सालों में ये गैप इंडिया ने मेंटेन करके रखा हुआ है। अगला पैरामीटर है हैप्पीनेस इंडेक्स। यहाँ बताया जाता है कि भारत बांग्लादेश से पीछे है, 2013 से कंसिस्टेंटली भारत बांग्लादेश से पीछे रहा है इस पैरामीटर में। तो ये पिछले 6 सालों में नहीं बल्कि पिछले 7-8 सालों की बात है जब भारत कंसिस्टेंटली इस लिस्ट में नीचे अपीयर होता रहा है। अगला पैरामीटर है हंगर इंडेक्स। यहाँ पर आपका स्कोर जितना कम होता है उतनी आपकी रैंक इंप्रूव होती है। लगातार कंसिस्टेंटली भारत ने अपने स्कोर को कम किया है इस इंडेक्स में, लेकिन अगर आप बांग्लादेश से कंपेयर करने चलें तो साल 2000 से लगातार बांग्लादेश भारत से आगे रहा है इस पैरामीटर के मामले में भी, यानी कि उनका स्कोर भारत के स्कोर से कंसिस्टेंटली कम आया है हर साल। अगला पैरामीटर है पीपल जितने गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए। अगर आप कंपेयर करने बैठे तो 5 सालों में बांग्लादेश ने 19 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था और भारत ने 10 सालों में 270 मिलियन लोगों को, यानी कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बांग्लादेश इतना नीचे और भारत इतना ऊपर। यानी कि अगर आप इन सारे इंडेक्सेस को एक साथ रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो भारत बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा आगे है या फिर कंसिस्टेंटली पिछले 20-30 सालों से उन इंडेक्सेस में भारत बांग्लादेश से पीछे रहा है।
अब भारत बांग्लादेश से पीछे रहे ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिन इंडेक्सेस में भारत बांग्लादेश से पीछे है, यानी कि उस इंडेक्स में भारत की रैंक पूरे वर्ल्ड में काफ़ी नीचे आती है कंसिस्टेंटली, और उसका हर जगह आप अगर आप देखने बैठेंगे तो एक बड़ा रीज़न निकलता है भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जिसकी वजह से कंसिस्टेंटली कई सारे पैरामीटर्स में जब उनको आप छोटी कंट्रीज से या कम पॉपुलेशन की कंट्रीज से कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन इक्वल नहीं रह जाता और भारत की रैंक नीचे आ जाती है। इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट निकल कर आता है कि बांग्लादेश की जीडीपी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी रही है पिछले कुछ सालों में। ये बात बिल्कुल सही है, मगर इस ग्रोथ रेट को अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बांग्लादेश की जीडीपी का साइज भारत की जीडीपी से 1/10 है, और जब आप किसी छोटे नंबर को बढ़ाते हैं तो उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होना ईजी होता है, बट जब बड़े नंबर को बढ़ाते हैं तो उसकी ग्रोथ रेट को बड़ा होना टफ होता है। जैसे कि यूएस की जीडीपी, इसकी ग्रोथ रेट हर साल 2 या 3% रहती है, और बांग्लादेश की जीडीपी की 7%, 8%। तो आप यूएस को बांग्लादेश से कंपेयर करके ये नहीं कह सकते कि देखिए यूएस की इकॉनमी बांग्लादेश से बेकार है। बिल्कुल सेम वही लॉजिक आप इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लगाइए। जब 10 गुनी बड़ी इकॉनमी को आप बांग्लादेश की इकॉनमी से कंपेयर करते हैं तो ग्रोथ रेट वहाँ की ज़्यादा होना इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरी बात ये भी कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है उसकी 20% हिस्सा आता है जो उनके यहाँ से बने बनाए कपड़े निकलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा शेयर है, और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट भी पिछले कई सालों में तेज़ी से बढ़ा है, और उस एक्सपोर्ट में 80% शेयर इसी इंडस्ट्री का है। और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे की एक बड़ी वजह बताई जाती है कि बांग्लादेश में सस्ता लेबर अवेलेबल है, और उस लेबर अवेलेबिलिटी का रीज़न है कि वहाँ के जो लेबर लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत लूज लेबर लॉज हैं। वहाँ पर जो पैसे दिए जाते हैं वो भी बहुत एवरेज, जो इनकम है लेबर्स की वो भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग हैं, जो कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री है, जो यूएस में कपड़े जाते हैं, H&M से लेकर जितने भी ब्रांड आप देखते हैं, ज़्यादातर हिस्सा उनका बांग्लादेश में ही बनता है। और ये एक बड़ी डार्क साइड है इस पूरी की पूरी जीडीपी की या फिर इस ग्रोथ रेट की, क्योंकि अगर आप इस तरह की एक इंडस्ट्री से अपना बेनिफिट निकालते हैं तो एज अ कंट्री आपकी जीडीपी तो ज़्यादा दिखती है, मगर फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी हो जाती है जो कि इंडिया में होना लगभग इम्पॉसिबल है, और ना हो तो बेटर है। इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि जिन भी पैरामीटर्स में बांग्लादेश ने इम्प्रूव कराए, कूडोज टू देम, वेल डन, गुड जॉब। आप हमारे नेबर हैं, आप हमारे एलाई रहे हैं, तो इसके लिए आपने बहुत अच्छा काम करा। आई एम हैप्पी फॉर देम। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंडिया की जो जीडीपी है वो भी इतनी अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही है। 2018 से उसमें एक तरह से स्लो डाउन आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब भारत को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर उसको एक बड़ी इकॉनमी बन के एमर्ज करना है और टॉप जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन करना है। इस पूरे वीडियो का पर्पज़ ये नहीं था कि मैं दिखाऊं कि भारत बांग्लादेश से कितना अच्छा है या फिर भारत के इकॉनमी कितनी ज़्यादा बड़ी है बांग्लादेश के कंपैरिजन में। इस वीडियो का सिर्फ ये पर्पज़ था जो लोग सेलेक्टिवली डेटा को कंपेयर करके कहते हैं कि देखिए बांग्लादेश इंडिया से कितना आगे निकल गया है, या पिछले 6 सालों में सोशल इंडिकेटर्स के मामले में बांग्लादेश कितना आगे निकल गया है, और वो जो मिसकोट करते हैं डेटा को, उसकी मैं फुल पिक्चर प्रेजेंट करना चाहता था कि देखिए आप जिन पैरामीटर्स की बात कर रहे हो, जिन सोशल इंडिकेटर्स की बात कर रहे हो, उसके पिछले 30 साल की वैल्यू आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देखिए, उस डेटा को पढ़िए। आप जिस जीडीपी की बात कर रहे हो उन जीडीपी के मतलब तो समझिए कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी को इंक्लूड करके जीडीपी क्या होती है, और जिस जीडीपी पर कैपिटा की आप बात कर रहे हो उसको अगर कांस्टेंट वैल्यू पर आप देखते हो या फिर आप करंट एक्सचेंज रेट पर देखते हो तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो ये सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से जब आप किसी को भी ट्रोल करना चाहते हो तो बड़ा आसान होता है कि आपने ऊपर से बोल दिया कि देखो बांग्लादेश आगे निकल गया, बट जब आप पढ़ने बैठते हो, रिपोर्ट्स पढ़ते हो, तो ये सारा डेटा आपके सामने आता है। तो मुझे लगता है कि ये डेटा भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ने में, समझने में, रिसर्च करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि आप ही ये काम कर सकते हो। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अपने थॉट्स। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, और पेट्रियन और इंस्टामोजो के लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।